Hello and greetings everyone. This is lecture number 11 for Magna Carta for the Mains 2025. My name is Atish Mathur. In today's lecture, lecture number 11, we will be covering two aspects of the main syllabus. अभी हम जुडिशरी के जोन में जा चुके हैं और जुडिशरी हमारे सिलेबस में दो जगह रिफ्लेक्ट करता है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। पहला है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी और दूसरा है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसको करने का तरीका ये है कि आप इसको फंक्शनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जुडिशियल स्ट्रक्चर, दूसरा जुडिशियल फंक्शनिंग और तीसरा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जुडिशियल स्ट्रक्चर में आप दो चीजें कवर करते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इसमें आपके अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल, जुडिशियल डिसिप्लिन, ये तीन चीजें इनमें कवर होती हैं। अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, रिमूवल्स एंड जुडिशियल डिसिप्लिन। जुडिशियल फंक्शनिंग में कहानी शुरू होती है जुडिशियल रिव्यू से। जुडिशियल रिव्यू में थोड़ा हम अपने आप को थोड़ा ज़्यादा फैला लेते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म में जब थोड़ा सा पीआईएल का तड़का लगता है, उसकी आड़ में आप देखते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन होना शुरू होता है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम बोलते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। यही सारे टर्म्स हैं, इसी में घूमना है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को मैं इनफॉर्मली दो पार्ट्स में रखता हूँ, एक होता है अपना देसी और दूसरा होता है अपना फैंसी। देसी में अपने पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे लोक अदालत, लीगल एड, नालसा, ये सारी की सारी चीज़ें, ग्राम न्यायालय, ये सब हमारे देसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं। फैंसी में आ जाते हैं हमारे दो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल में हमारे ट्राइब्यूनल्स आ जाते हैं और नॉन ऑफिशियल में आप जनरली देखेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है और दूसरा है जो अभी रिसेंटली पास हुई है, मीडिएशन एक्ट। तो जो हमारा पूरा ये जो जुडिशरी का डोमेन है वो इस इकोसिस्टम में थ्राइव करता है। और जुडिशरी पढ़ते टाइम एक चीज हमको और सीखने को मिलती है कि जो चीजें जैसी दिखती हैं शायद वो वैसी होती नहीं, इन द सेंस दैट जितना हमें लगता है कि अरे हमें इसको इतना डेप्थ में, इतनी डाइवर्सिटी में करना होगा, क्वेश्चंस देख के हमें समझ में आता है कि शायद इतना नहीं करना होगा। तो इसको एक बार यहाँ समझ लेते हैं कि क्या कहानी रही है, क्या नहीं रही है। देन आई विल ऑल्सो टॉक टू यू अबाउट हाउ दिस हैज ऑल बीन इन द न्यूज़। फिर उससे हम अपनी प्रायोरिटी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। फायदा जुडिशरी के साथ ये है कि आप ब्रॉडली सिमिलर चीजें पढ़ के जाते हो जैसे पार्लियामेंट में पढ़ के जाते हो, और रिसाइकल करने की एबिलिटी जुडिशरी में बहुत ज्यादा है। सो लेट अस नाउ फर्स्ट लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। चलिए, we'll first look at judicial structure and judicial functioning, and then we will look at dispute resolution in the forthcoming times. तो जुडिशियल स्ट्रक्चर और जुडिशियल फंक्शनिंग में जनरली किन तरह के क्वेश्चंस रहे हैं, सिलेबस पढ़ के समझ में आता है कि उन्होंने सिर्फ जुडिशरी लिखा है। क्या इसका मतलब हायर जुडिशरी है, क्या इसका मतलब सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, क्या दोनों हैं, इस पे क्लैरिटी नहीं है। हालांकि अब तक क्वेश्चंस ज़्यादातर हायर जुडिशरी पे आए हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस हुए हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे, तो शायद इस बार आने की चांसेस है। तो हमें थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है, वी हैव टू स्टिल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अभी आता हूँ इस पे थोड़ी देर में। क्वेश्चंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारे को 10 साल का रिव्यू करने का मौका मिल रहा है सिंस द पैटर्न चेंज। तो 19 to 14 पहले देख लेंगे एंड 13 14 till 18 हम सेकंड स्टेज में देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। इन 2024 द क्वेश्चन, जस्ट लास्ट ईयर की बात है, द क्वेश्चन वाज explain the reasons for the growth of public interest litigation in India। इसका मतलब जुडिशियल फंक्शनिंग से क्वेश्चन है। As a result of it, has the Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary?
इसमें देर इज अ हिडन कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल इन्वॉल्व, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। और इसमें आप डायरेक्ट कंपैरिजन अगर आप करते भी हो तो आप जनरली यूएस से करते हो। और मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कई बार स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है कि यूएस की जुडिशियल रिव्यू पावर्स हमारे से ज्यादा है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट जो लिखा है उसकी बात करें तो नो डाउट वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी कैटेगोरिकली मेंशन्ड है। वहाँ माबरी वर्सेस मैडिसन के केस रहे हैं, बहुत क्लियरली मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। लेकिन इंडिया में जुडिशरी ने अपने आप को ऐसी ताकतें दी हैं बिकॉज ऑफ प्रोविजंस ऑन जुडिशियल रिव्यू, जैसे 13(2), 226, 32, 246। हमने जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कंप्लीट जस्टिस की पावर्स अंडर 142, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सुओ मोटो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब की वजह से इन practicality, in reality, contemporarily today, the Indian Supreme Court is unquestionably the most powerful Supreme Court in the world. इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा है। बट फ्रॉम ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ textual point of view, the US Constitution has greater opportunities. So this is where the means differentiation lies. तो ऐसे बोल देना कि नहीं नहीं सिर्फ यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स हैं विदाउट रियली लुकिंग इनटू द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस ऑफ इट, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट होगा, वो थोड़ा सा प्रीमच्योर होगा हमको इस चीज़ों को डील करने में। सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर दिस। खैर ठीक है, तो एक तरह से एक ओवरऑल क्वेश्चन आ गया। 2023 constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी कैसे होती है, क्यों होती है, और उससे डेमोक्रेसी कैसे सिक्योर होती है? ऐसे क्वेश्चंस का जवाब यह है कि वॉट एवर इज थ्रेटनिंग डेमोक्रेसी, इफ दैट कैन बी काउंटर्ड थ्रू द जुडिशरी। और सीधा सीधा पार्लियामेंट, इलेक्शंस, एग्जीक्यूटिव के जितने भी इश्यूज हैं उस पर आप जजमेंट्स लिस्ट कर दीजिए, दोज आर इसेंशियल टू काउंटर डेमोक्रेसी। दैट्स वेरी सिंपल वे टू गो अबाउट इट। मैं आपको एक लाइन ऑफ थॉट अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। 22 में कोई क्वेश्चन नहीं था। 2021 this was a question which in fact coincidentally अगर आप 2021 का मेंस मैग्ना कार्टा देखेंगे, जो मेरे YouTube चैनल पे ही पुराने पड़े हुए हैं, मैंने ये एक्चुअली कराया था। सो डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। ये 21 में इसलिए पूछा था बिकॉज इट वॉज दैट ईयर where the Indian Supreme Court has had the largest number of judges in their entire history. So it became a watershed moment of sorts. 2020 was a question on judicial legislation. देखो इसलिए separation of powers के साथ dispute resolution भी लिखा गया है। So judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers वर्सेस सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करते हैं, जैसे हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट justify the filing of large public interest petitions praying for the issuing of guidelines to executive authorities. ये question इसलिए आया था because there was obviously a massive 2020 was the year where some of the largest number of PILs to be filed in a year was recorded. 24 में PIL इसलिए आया था because it was the anniversary of Husainara Khatun, India's first ever filed PIL. Now 2020 ये कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। दिस इज अगेन कंपेयरिंग इंडिया एंड यूके विच वाज वेरी वेरी अनलाइकली। ये थोड़ा सा टेढ़ा था, अनएक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन इसलिए था बिकॉज द यूके कोर्ट्स हैड overruled the parliamentary abrogation of a session, and therefore that raised several concerns. So the judicial systems in India and UK seem to be converging and diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. Legal systems कैसे हैं हमारे, और इसीलिए जब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम मैग्ना कार्टा फाउंडेशन वगैरह पढ़ते हैं
So that is why one of the first things that I teach in theme number 1, which is Law 101, is the concept of what is a legal system, and we study what is a common law system in terms of, you know, how the value of judicial review, the value of lawmaking, expertised, professionally trained judges, etc., etc. तो वहां से ये arguments निकल के आते हैं. Then 2017 critically examined Supreme Court's judgment on the National Judicial Appointments Commission Act with reference to the appointments of judges of higher judiciary. अब ये 2017 में पूछा है. The act happened in 2014. The fourth judges case, the Supreme Court AR Association versus Union of India judgment, was delivered in 2015, and the question was thereafter asked in 2017. तो इसका मतलब दो चीजें हैं. पहला तो ये कि जो बहुत ऑब्वियस है, जो बहुत इन योर फेस है, जो बहुत अपेरेंट है कि ये तो आएगा ही आएगा, ये तो ऐसे कैसे नहीं आएगा, यूपीएससी थोड़ा सा यहाँ गुगली देती है. जैसे आई रिमेम्बर लास्ट ईयर 2023 में हम लोग बिल्कुल एक सुपर एक्साइटेड थे कि भाई केशवानंद भारती की एनिवर्सरी है 2023 में, ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा. बट नहीं आया. 2017 में इसलिए आया because the Supreme Court had then started publishing its reforms 2017 onwards. What had basically started happening was the Supreme Court started publishing the details of their collegium recommendations. They were made public on Supreme Court's website. It was a major policy change, which is why it was a trigger event, which is why it was asked in 2017. तो इससे ये भी समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट जब अपने पॉलिसी चेंजेस करता है, जब सुप्रीम कोर्ट अपने फंक्शनल चेंजेस करता है, उनको हमें टैप करना बहुत जरूरी है. Then 3 years there was no question, 15, 16 and 14, 15, 16, 15 and 14. Then 2014 the question was from inventing the basic structure doctrine. The judiciary has played a proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. जो आपको ये democracy का शब्द यहाँ पे भी देखने को मिलेगा. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. तो 23 और 2014 के क्वेश्चन के वेरिएबल सेम है. PIL ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, सो ऑब्वियसली 25 में PIL पे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अनलाइकली है, इनफैक्ट काफी अनलाइकली है. सो विल कम टू दैट इन अ बिट. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैप कर लेते हैं कि भाई करंट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है. इससे जो चीजें थोड़ी सी हमको शायद क्लियर हो जाए. सो करंट अफेयर्स मैपिंग of judiciary related topics. We are primarily looking at judicial structure and judicial functioning, both higher judiciary and subordinate judiciary. तो सबसे पहले the Delhi High Court judge cash issue, which leads to the larger question on judicial accountability, judicial discipline, removal of judges, the processes and the problems behind it. दूसरा, Supreme Court has invoked Article 142 in the what is called to deliver a judgment in the interest of complete justice. ये इन्होंने इन्वोक करा था ये अपने तमिलनाडु गवर्नर वाले केस में, कि इसमें फिर कमेंट्स हुए कि अरे ये तो न्यूक्लियर टाइप पावर मिल गई है. तीसरा, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में दो तरह के रिक्रूटमेंट्स होते हैं. सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी दो लेवल्स हैं, जूनियर जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस. सो डिस्ट्रिक्ट जजेस में तो अगर आपके पास 7 साल की प्रैक्टिस है, एक हायर जुडिशियल एग्जाम आप लिख सकते हैं. सिमिलर सेटअप इन्होंने जूनियर जजेस के लिए भी किया है, where they have introduced a 3 years minimum practice route before you attempt the judicial services exam.
which is a massive deal because this means so many implications and repercussions, uh, not just on subordinate judiciary, but also on how judges from the subordinate judiciary will also make it to higher judiciary. क्योंकि कई बार क्या होता है, हायर जुडिशरी में ज्यादातर जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट लॉयर्स या हाई कोर्ट से ही उठ के आते हैं. And sometimes you need grassroots representation because you have seen the law, from ground up. It's the same thing as to why collectors and the administrative service officers are also, holding key secretarial posts, because उन्हें ज़मीन में schemes को implement होते हुए देखा है, उनको grassroots समझ में आता है, तो policy बनाने में उनकी insights generally invaluable होती है. ठीक है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और दो तीन रीजन से भी न्यूज में रहा है. जो हमारे पुराने एक्स चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना साहब, जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑथराइज करके गए. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो भी असेट्स हैं वो अब पब्लिक होते हैं, विच मीन्स ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल स्ट्रक्चर, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में काम आएगा. फिफ्थ, several high courts, their collegium processes have also been made public, which is again a move to make judiciary more accountable, more transparent, and therefore more people friendly. इसके अलावा ये एनजीटी से रिलेटेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सो गेट स्प्लिट अप इनटू डीआरएम्स एंड हियर आल्सो. सो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो भी रेट्रोस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस हैं उन्हें वो कैंसिल करता है. दिस इज अ ग्रेट स्टेप इन एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट. 7, and as to why this is important is, ये थोड़ा न्यूज में था, 1.5 लाख contempt cases are pending in the lower courts of the country. 8, ये again this is an issue of accountability and transparency. एक तरफ इतनी अच्छी अच्छी हरकतें हो रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट लोकपाल के एक डिसीजन को स्टे करते हैं, जिस डिसीजन में एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की प्रैक्टिसेस को के एक्ट्स एंड अफेयर्स को क्वेश्चन किया गया था कि क्या लोकपाल में जजेस भी इंक्लूडेड हैं या नहीं. सो दिस इज 2 steps backward, this is 3 steps forward, maybe 3 steps backward and 2 steps forward depending on how you look at it. सुप्रीम कोर्ट ने पेंडेंसीज को ध्यान में रखते हुए एक लोक प्रहारी का 21 का जजमेंट था, जिसमें एडहॉक जजेस जो हाई कोर्ट्स में अपॉइंट होते हैं उसकी एक कंडीशन थी कि आप तभी कर सकते हो अगर हाई कोर्ट में 80% वैकेंसीज ऑलरेडी फिल्ड हों. इस जजमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स किया है. ये मैंने इसका एक नोट आपको प्रीलिम्स कंसाइज नोट में भी दिया था और इसी में भी मैं दूंगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, इनका कुछ नहीं पता. ठीक है, सो ये भी रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द आइडिया ऑफ अ थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग एज ए जुडिशियल रिफॉर्म हैज बीन इन द न्यूज. अब ब्रॉडली यही 8-10 चीजें हैं जो न्यूज में रही हैं. फ्रॉम एन एनिवर्सरी ईयर पॉइंट ऑफ व्यू, Supreme Court is itself celebrating 75 years. NGT which was established in 2010 is now celebrating 15 years. So tribunals, environmental jurisprudence, justice becomes largely important. And NGT के पास क्या suo motu power है या नहीं है, वो उसको कितने हद तक एक्सरसाइज कर सकते हैं. These are largely issues that have been in the news, जो सीधी सीधी बात है. अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें हुई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट थोड़े एक्टिविस्ट मोड में चले जाते हैं, और बहुत कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं. इन एडिशन टू द लैंडमार्क केसेस, जैसे विशाखा तो लिखेंगे, बच्चन सिंह लिखेंगे, हुसैन आरा खातून लिखेंगे, एनवायरनमेंट में MC मेहता लिखेंगे, वेल्लोर सिटीजन्स फोरम लिखेंगे, वो सब हम करेंगे 100%. बट कुछ कंटेम्प्रेरी चीज़ें जो आंसर्स में एक थोड़ा सा फ्रेशनेस ले आए, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भर में थोड़ा सा
खुल के थोड़ा सा, बिल्कुल द कोर्ट बीइंग द कोर्ट हैज डन व्हाट इट हैज टू डू। उन्होंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दिया है कि आप हमें बताइए कि आपके पास फॉरेस्ट लैंड्स कितने हैं और इसका क्या कन्वर्जन किया है, क्या नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने यूनियन को डायरेक्शंस दिए हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो बिलिंग का प्रॉब्लम है, जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ बढ़िया से गाइडलाइंस बनाइए। तीसरा, मणिपुर वायलेंस को लेके कि हम इसको मॉनिटर करेंगे, कमेटी भी न्यूज में रही है। द कोर्ट हैज ऑल्सो कम डाउन हेविली on bulldozer justice, which was in the news, which I think also becomes a very interesting ethical administrative problem. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ में देखने को मिलेंगी। जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हु हैज़ बीन, गवाई साहब हैज़ बीन वेरी proactively supporting mediation and alternate forms of resolution, तो वो भी थोड़ा एडीआर पे फोकस रहा है। इतना ही है, इसी यूनिवर्स में पिछले साल भर में हरकतें हुई हैं विद स्पेसिफिक फोकस ऑन द लास्ट 7 to 8 years, इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, अब इनको ट्रैक कैसे करें, 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको आज कुछ खास दिखाना चाहता हूं, देखिएगा। जो आप एक अपने ट्रैकर प्रो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड अगेन आई कीप सेइंग दिस एज क्लियरली एज पॉसिबल। आप अगले साल दे रहे हैं, इस साल दे रहे हैं, प्री के लिए दे रहे हैं, मेंस के लिए दे रहे हैं, ये दिस मेक श्योर्स दैट यू रीड द पेपर विदाउट रीडिंग द पेपर, बट यू स्टिल रीड द पेपर। आपको समझ में आएगा कैसे। ट्रैकर प्रो में आप एक यूनिवर्सल टैग लगाएंगे जुडिशरी का, बस। वैसे तो मैंने बहुत सारे टैग लगा रखे, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बच्चा जुडिशियल एक्टिविज्म सर्च करता है, कोई जुडिशियल रिफॉर्म सर्च करता है, आप कुछ भी सर्च करिए, बट मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि अगर आप सिर्फ जुडिशरी ही टैग कर देंगे, तो जितने भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में साल भर के जुडिशरी से रिलेटेड चीजें हुई है, वो आपको एक जगह फिल्टर हो जाएंगी। दूसरा, जो एक चीज मैंने पिछले हफ्ते से स्टार्ट करी है, वो ये है कि रेलेवेंस में आपको एक मस्ट रीड टैग मिलेगा। इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप सब नहीं पढ़ना चाहते, यू वांट टू जस्ट ओनली डू व्हाट इज एक्चुअली टू बी डन फ्रॉम द पेपर, आप ये दूसरा फिल्टर जो है, ये मस्ट रीड वाला इसमें ऐड कर दीजिए, एंड यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स covering anything and everything with the judiciary, the judgments, anything which has been in the news. अब देखो क्या है, ये दिल्ली हाई कोर्ट वाला मामला बहुत ज्यादा गर्म रहा है। ये 2 जजमेंट्स देखो, ये 2 आर्टिकल्स देखो, एक जून 13 का है, एंड इससे पहले आई थिंक दिस इज जून 11। इन दोनों आर्टिकल्स में एक तरफ बात हुई है, इन हाउस इंक्वायरी इज नॉट एन इम्यूनिटी, कि मतलब एफआईआर फाइल करने से पहले किसी भी जज के सीजीआई का कंसेंट लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जज मर्डर ही करते। तो क्या ये सही है या गलत है? दूसरा, judicial accountability has to also be peer driven, given the fact that the judges have a special role in the constitutional framework of this country. दोनों बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, दोनों बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स ऑन आइदर साइड्स, तो हमें ये दोनों एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए। अब कैसे पढ़ें? ये दोनों एडिटोरियल्स आपके ऑलरेडी मस्ट रीड में टैग्ड है। आपने सपोज ये ऊपर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपने यहाँ पे एक ओपन आएगा, इसको ओपन करेंगे, ये पूरा आर्टिकल खुल जाएगा, हाईलाइट कर रखा है, माथुर साहब ने लिखा है, गोविंद माथुर साहब ने तो अच्छा ही लिखा होगा, एंड आई हैव आल्सो गिवन यू अ स्मॉल समरी ऑफ व्हाट द आर्टिकल इज। अगर आप आर्टिकल भी ना पढ़ना चाहें, उसकी समरी पढ़ना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा समय हो, मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि कम ही पढ़ रहे हो, 2-4 आर्टिकल ही पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आर्टिकल पढ़ लो। सिमिलरली, the peer review article written by Shashank Maheshwari quotes a book called Aragya Sen Gupta, उसमें जो parallel arguments है वो दे रखे हैं, important points, cases,
constitutional provisions, arguments, what were the makers of the constitution talking about, उसकी एक छोटी सी summary, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी. So you've read your articles and you have also ensured that you're able to understand everything that comes with it. So that is something that we have to remember under all circumstances. ठीक है, तो ये थोड़ा सा important है. अब आगे बढ़ते हैं. तो इससे हमारे सारा करंट अफेयर्स एक जगह कंसोलिडेट हो जाता है. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने नोट्स जो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए उसको आप एक बार खोल लीजिए. वी विल नाउ मूव टू मेंस कंसाइज नोट नंबर 23. तो इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट विल डू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, देन विल डू जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन बोथ हायर एंड सबऑर्डिनेट, देन वी विल डू जुडिशियल डिसिप्लिन एंड देन वी विल डू जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन दैट ऑर्डर. तो शुरू करते हैं. अब ये पूरा जो सिस्टम है ये कहाँ से है, क्या है, एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बता देता हूं तो कॉन्सेप्चुअली चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी. तो एक बार ये देख लेते हैं. वी आर लुकिंग एट अ लार्जर अप्रोच और अ मिनी यूनिवर्स ऑफ सॉर्ट्स. ठीक है, तो कैसे, ये तो हमें समझ में आता है. एंड ये ओवरऑल पेरेंट डायग्राम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. हम जस्ट रीस्ट्रक्चरिंग इट, रीयूजिंग इट टू जस्ट मेक इट easier to sort of fathom. So we understand rule of law and democracy are correlated to each other. डेमोक्रेसी नहीं है तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा. अगर रूल ऑफ लॉ चाहते हो तो डेमोक्रेसी होना जरूरी है. द लार्जर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, द मोर ऑल्ट्रुइस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. इसका मतलब हमारे पास किसी के पास आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए. Everybody should be treated equally before the law, and there should be a legal spirit and a rights enforcement mechanism. अब इसका मतलब आर्बिट्ररी पावर तो डेमोक्रेसी की वजह से सरकार के पास ही आएगी ना. लोगों को अनइक्वली तो सरकार ही ट्रीट करेगा. लोगों की राइट्स तो सरकार ही देगा लॉस के थ्रू. और राइट्स अगर वायलेट हो रही हैं तो क्या होगा, कहाँ जा सकते हैं, ये भी लॉस के थ्रू ही होगा. तो दैट इज वाई रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी आर पॉजिटिवली एंड आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, नॉट जस्ट पॉजिटिवली बट अदरवाइज. और इसके बैलेंस के लिए, इसको बहुत अच्छे से फंक्शनली रन करने के लिए आपको जुडिशरी की जरूरत है. और ये जुडिशरी और डेमोक्रेसी का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है कि जजेस या कोर्ट्स अपनी हदें ना पार करें कि वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर दें, और डेमोक्रेसी अपनी हदें ना पार करें कि हमारे पास तो इतनी मेजॉरिटी है, हम लोगों का कोर्ट भी जाना ही कम कर देते हैं, हम कोर्ट्स को ही सप्रेस कर देते हैं. एंड अगेन हियर जुडिशरी वुड हैव टू कंपोनेंट्स एज वी वर डिस्कसिंग. You have judicial structure and you have judicial functioning. These two components will therefore have two thematic ideas to it. One is of course judicial independence and you would have what is called judicial accountability. ठीक है, यहां से फिर हमारे निकल के आते हैं अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, रिमूवल, और अकाउंटेबिलिटी से हमें निकल के आता है व्हाट इज कॉल्ड जुडिशियल डिसिप्लिन एंड जनरली द जुडिशियल कॉन्ग्रुएंस ऑफ इट. ठीक है, क्लियर. अब इसके साथ हम जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आर द फंक्शंस ऑफ इट. अब इन सब में क्या चल रहा है? यू हैव टू इंश्योर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज सिक्योर. You have to ensure separation of powers is balanced. You have to ensure checks and balances is adequately is maintained. You have to ensure federalism is absolutely respected to the best of your ability. You have to ensure ये सब तभी हो पाएगा अगर आपके पास
फंक्शनली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी therefore is always to be understood in the context of judicial accountability. ठीक है। अब कभी भी, अब जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देखते हैं। अब कभी भी क्वेश्चन आए कि भाई जुडिशियल रिव्यू डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू का पार्लियामेंट पे क्या फर्क पड़ता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स पे क्या फर्क पड़ता है, आपको याद होगा हमारे कितने बेसिक इश्यूज, जैसे हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ हमने बहुत बेसिक इश्यूज डिस्कस किए, जैसे फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे हमने डिस्कस किया है द रोल ऑफ द स्पीकर, पावर्स एंड प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो हम डिस्कस करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मिला के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑर्डिनेंसेस, राइट। ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि ऑर्डिनेंसेस रीप्रोमलगेट अननेसेसरीली नहीं होने चाहिए, री इशू नहीं होने चाहिए, तो आप बेसिकली तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचा रहे हो ना, एंड यू आर इंश्योरिंग द चेक्स एंड बैलेंसेस इज फैसिलिटेटेड। तो आपको बस डीसी वादवा यही वाले केसेस आपको रिसाइकल करने, सेम थिंग। अब मैं जुडिशियल रिव्यू एक्टिविज्म, पीआईएल, दिल्ली जुडिशियल लेजिस्लेशन उठाऊं, हमने आर्टिकल 14, 19, 21 इनके केसेस करें, हम सेक्युलरिज्म, माइनॉरिटी राइट्स वाले भी केसेस करेंगे, टीएमएफआई एक्सेट्रा, क्रिमिनल जस्टिस के कुछ केसेस उठाएंगे। खेल तो सारा उतना ही है ना, कि आपने पर्सनल राइट्स, एनवायरमेंट राइट्स, डिग्निटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें क्या क्या किया है, सब यहीं से तो निकल के आएगा। सो जुडिशरी इज अ सॉर्ट ऑफ अ बॉक्स जिसमें आप जितना कुछ पढ़ते हो, घुमा फिरा के जजमेंट जितने कहां पे जो भी जजमेंट्स हैं, आप कहीं ना कहीं यहां आराम से फिट कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूं द रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी, जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो भाई if the courts have said in an ADR case where criminal antecedents have to be published, financial records have to be published, that is judicial activism. The court in one of its earlier judgments says, why don't you have the concept of a negative vote? ये सब डेमोक्रेसी के लिए तो कर रहे हो। Yes. Any court judgment which uplifts the freedom of speech and expression is a pro-democracy judgment. तो जब हम रमेश थापर का जजमेंट करते हैं, जब हम अनुराधा भसीन का करते हैं, रिसाइकल करके यहीं तो लिखते हैं। सो व्हाट यू कैन ऑलवेज डू एज अ ट्रिक इज, जब भी आप जुडिशरी और ये इम्पैक्ट्स पढ़ो, तो साथ में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज और प्रीएम्बल, इनके जजमेंट्स एक साथ रखो। पार्लियामेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, फेडरलिज्म, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं, इनके जजमेंट्स एक दो साथ में रखो, इनको और इनको मर्ज कर दो, आपके इंपैक्ट ऑफ जुडिशरी एक जगह है, कुछ करना ही नहीं है। That is the trick to it, that is the essence to it. Because the story starts with rule of law, its relationship with democracy, which requires the role of the judiciary, where you need to have a certain judicial structure which performs a certain way, which leads to three dominant dimensions: the independence of it, the accountability of it, and the powers of the court to, review certain actions. All of these would reflect a certain impact on democracy, separation of powers, checks and balances, federalism, which is ultimately hinged on a beautiful balance between independence of judiciary and judicial accountability. And how you recycle case laws is here, 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 and here. Anything and everything that you can think of. A case law where it says, वो हमने करा था शत्रुघ्न का केस लॉ, कि बहुत टाइम तक अगर प्रेसिडेंट बैठ जाए, डिसाइड ना करे डेथ पेनल्टी के केसेस पे, तो हम कम्यूट कर देंगे। ऑर्डिनेंसेस के केसेस में जैसे मैंने आपको डीसी वाधवा बताया था, एंटी डिफेक्शन में कीहोटो। सो जब कीहोटो में जब जुडिशियल रिव्यू इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि स्पीकर पॉलिटिकल बायस में
किसी ऑपोजिशन एमपी को ना निकाल देना, उससे आप डेमोक्रेसी तो अपहोल्ड कर रहे हो। सारा खेल यहाँ रिसाइकलिंग का है, विच इज वाई नाउ दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ इट। अभी दो मेजर टॉपिक्स बचे हैं, फेडरलिज्म एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बट अब सारी चीजें रोटेट होंगी, विच इज वाई जितनी मेहनत हमने इतने डिटेल केस लॉज निकालने में करी है, आप उनको यहीं बस रिसाइकिल कर दो, बहुत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट प्राइमरी नोट एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज अबाउट। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कहानी शुरू होती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अकाउंटेबिलिटी, एंड विल क्लोज विद अकाउंटेबिलिटी एंड डिसिप्लिन ओनली। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक थोड़ा सा क्वर्की इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन है। वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को तो बेसिक स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज कर दिया द सेकेंड यू कुड, लेकिन आज तक आपने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को नहीं किया। एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी देयरफॉर रिमेन्स अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट। अगर मिलिट्री रूल खराब है तो जुडिशरी रूल भी खराब ही है। आम इंसान अगर कोर्ट पे ट्रस्ट कर रहा है और कोर्ट को वो ट्रस्ट अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है, वो इंटेग्रिटी अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है, विच इज व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कि जो 1994 का सेकंड जजिस केस था, उसमें जब कोर्ट थर्ड जजिस केस था, तो जब कोर्ट ने कहा कि ठीक है मैं बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करता हूं टू इंक्लूड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये केशवानंद भारती में भी कहा, ये आगे चल के बहुत केसेस में भी कहा, बट व्हाट अबाउट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए करंट अफेयर्स में बिना नाम लिए तब भी नाम देना। When the court is empowered to deliver complete justice, and when the court's power to deliver complete justice is questioned on upholding justice within itself, democratic polity wedded to the rule of law seems to separate. मतलब अगर आपके पास कंप्लीट जस्टिस दुनिया के साथ करने की पावर है, लेकिन आपके एक जज हैं जो एक ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो बहुत क्वेश्चनेबल हैं अलेजिडली, आपके दूसरे जज हैं जिनके कुछ प्रेमिसेस में अलेजिडली कैश मिला है, 20 जून तक की रिपोर्ट है कि इनिशियल कमिटी की फाइंडिंग्स है कि शायद उन अलेजिड एक्ट का जो जो स्टोर रूम का एक्सेस अलेजिडली शायद उनके पास था। तो पॉइंट ये है कि जब आप दुनिया में कंप्लीट जस्टिस करने चले हैं, यू आर टाउटेड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आपको इंटरनली भी वही जस्टिस के क्रेडेंशियल्स अपहोल्ड करने चाहिए। तो ऐसे इंट्रोडक्शंस थोड़े से थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। ठीक है, अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है, हाउ इज इट रिफ्लेक्टेड अक्रॉस द बोर्ड, इसको हम जरा एक बार में सीख लेते हैं। मैंने इसको 4 बेसिक हेडिंग्स में डिवाइड किया है, इसको देख लेते हैं। पहला, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। दूसरा, फंक्शनल इंडिपेंडेंस। तीसरा, इंटरनल इंडिपेंडेंस। चौथा, डिसीजनल इंडिपेंडेंस। अब ये चारों के कंपोनेंट्स क्या? स्ट्रक्चरल मतलब आपके इस्टेब्लिशमेंट को कैसे हमने एग्जीक्यूट किया है, जिसकी वजह से एज यू आर हु यू आर आपको कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट? सबसे पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 50, you have to try and make sure that the executive interference in the judges is minimal as possible, separation of powers होना चाहिए। दूसरा, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड 217, हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को आप इम्पीचमेंट के अलावा निकाल नहीं सकते। If they finish their tenure at a designated time, then great, makes sense, otherwise हम निकाल नहीं सकते। तीसरा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। The office expenses and the salaries also generally of the judges are charged on the consolidated fund and they cannot be varied to a judge's disadvantage। यह आर्टिकल 125 और 221 में लिखा है।
चौथा, the entire collegium process that we have developed through the second and the third judges cases. Constitution में collegium कहीं नहीं था, ये जुडिशरी को अपॉर्चुनिटी मिली डेवलप करने का तो कर दिया. And fifth, you have fixed service conditions. Conditions of service is a very important ingredient of judicial independence. Under Articles 125 and 221, you are ensuring that the salaries are also fixed. एक तो consolidated fund पे charge कर रहे हो, दूसरा उसको वेरी नहीं कर रहे हो, which is why they become very very important in that context, which is why I've written them under two separate points. Then you have something called functional independence. अब functional independence में क्या है? कोर्ट्स को आप कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आपका जजमेंट ऐसा आना चाहिए, रिफ्लेक्टेड थ्रू 141. For a court of record, a judgment given by the court is a judgment, it's a judge made law or a court made law. Two, courts have the powers to internally run their own affairs, whether it is deciding how they want to proceed with contempt, suo moto cases. In fact, the larger discussion has been that last year we have seen a very sharp increase in the number of suo moto cases. इसी डेटा सेट की वजह से मैं जुडिशियल फंक्शनिंग में आपको suo moto and 143 as separate टॉपिक्स कराऊंगा in just a day or so. तीसरा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन जुडिशियल कॉन्डक्ट. 121 and 201 जैसे हम कहते हैं कि the parliamentarians cannot discuss the conduct of a judge, in the same way the judges cannot discuss the conduct of the parliamentarians unless it's a larger issue of removing them specifically before them. Fourth, parliament आपकी पावर्स को ऐड कर सकता है, किसी और को आपकी जैसी पावर्स दे सकता है, बट आपकी पावर्स कर्टेल नहीं कर सकता. And the fact that you have the power to decide for your own contempt separately is a very significant power to keep you functionally independent. आप किसी पे मेहरबान नहीं अपनी integrity secure करने के लिए. And contempt, as we will understand in judicial functioning, has two aspects: civil and criminal contempt. Civil contempt is disobeying a court judgment. Criminal contempt is undermining the reputation of the court or a judge. Either ways, whatever the specific case might be. कोर्ट के जजमेंट की वैल्यू तब तक है जब तक उसको फॉलो कर रहे हैं. तो जब हम थोड़े टाइम में जुडिशियल डिसिप्लिन पढ़ेंगे, जुडिशियल डिसिप्लिन इज नॉट जस्ट अबाउट इंश्योरिंग दैट द जजेस आर नॉट इंडल्जिंग इन क्वेश्चनेबल एक्ट्स. Judicial discipline is also ensuring that the lower courts are following the judgments of the higher courts. ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस है, जिसको हम कहते हैं कि भाई आपके लोअर कोर्ट्स आर बाउंड बाय हायर कोर्ट जजमेंट्स, रेशियोज आर बाइंडिंग, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, सही बात है, बट क्या ये एक्चुअली हो रहा है? बिकॉज दिस हैज बीन अ कंसर्न लास्ट ईयर दैट जब हमने बोला, हमारे जजेस बोलते रह गए सुप्रीम कोर्ट के कि भाई बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन. अगर ऐसा है तो लोअर कोर्ट्स तो उल्टा कर रही हैं. In lower courts, bail is the exception and jail is the rule. So somewhere you are directly violating the ethos which has been so categorically circumscribed by the Supreme Court. You are in a way circumcising the whole idea of the Supreme Court. आपने तो उनको कुछ कहीं का छोड़ा ही नहीं. So therefore the problem remains that you have not under any circumstances upheld what the Supreme Court is saying. So can you pick something up? Can the court do something in their own powers to ensure that their judgments are followed? ये हमने सेक्शन 66A के केस में भी देखा था, जिसकी वजह से इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के टाइम के एक इंटरनेट राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया और देखा कि अरे कोर्ट ने तो बोल रखा है कि सेक्शन 66 से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, वायलेट्स आर्टिकल 19, लेकिन जब हमने जाके देखा थानों में तो एफआईआर पे एफआईआर हो रही है. दो लीगली देयर इज नथिंग कॉल्ड एफआईआर, द वर्ड एफआईआर इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी क्रिमिनल लॉ. वी हैव डन दिस इन क्रिमिनल जस्टिस इन द प्रीलिम्स एंड फाउंडेशन, बट चलो नॉनदलेस, बट कंप्लेंट्स हो रही हैं, एक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं. ये कैसे हो गया? ये कहां से हो गया? That is the fundamental question. ये कहां से हो गया? ये कैसे हो गया? So somewhere, every time somebody is directly or indirectly violating a judgment of the court, you are undermining the authority of the court, which is why it becomes so important to keep a check on.
एंड देन इंटरनल इंडिपेंडेंस. आप फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यू कैन नॉट इशू अ रिट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू द हाई कोर्ट, और अ हाई कोर्ट कैन नॉट इशू अ रिट टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज बोथ आर हायर कोर्ट्स. कहीं नहीं लिखा है कि 9 जज बेंच और हायर जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वो हम जुडिशियल डिसिप्लिन के लिए, प्रोप्राइटी के लिए करते जरूर हैं, नहीं तो फिर इट विल ऑल देन देयर इज नो ऑर्डर इन केओस. बट कहीं पे भी आपने इंटरफेयर नहीं किया है, कहीं पे भी आप उसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं ला रहे हैं. That is very, very important. And then decisional independence. Judges decide, ये हमारे थर्ड शेड्यूल के ओथ ऑफ ऑफिस में लिखा है, विदाउट फियर और फेवर. तो अगर एग्जाम में आए कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है कैसे, मे बी वी आर सेलिब्रेटिंग 75 years of the court, so you should be able to answer these things in those exact ways. That is why it becomes important. ठीक है. So from here, this takes care of what are the components of it. ठीक है. अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का क्या रिश्ता है, ये भी थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा. So let's continue. First, why do you need to balance judicial independence and judicial accountability? For the simple fact that absolute power corrupts absolutely. At the end of the day, you're in a democratic system, which means at the end of the day, the will of the people should decide the role of the courts in a democracy. तो एक तरफ तो हम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सैलरीज, इससे इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, एक तरफ हम बहुत स्ट्रिक्ट रिमूवल प्रोसेसेस दे रहे हैं, लेकिन वो रिमूव करने वाला कौन है? पार्लियामेंट है, बाउंड बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट, बाउंड बाय आर्टिकल 124 and 217 1B. अग्रीड. कोर्ट को हमने जुडिशियल रिव्यू की पावर्स दी हैं. जजमेंट्स जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, देव अपहेल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जहां पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हुई है. सो द बेसिक प्रेमिस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम लॉ है, सही बात है, सुप्रीम लॉ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? नथिंग कैन वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ग्रेट. द सेकेंड एस्पेक्ट इज, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ तो होगा ना जो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, जो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, जो कोई भी टैंपर नहीं कर सकता, which is why the whole idea of basic structure comes from. राजनारायण, इंदिरा गांधी राजनारायण के केस में when the Allahabad High Court had invalidated the Prime Minister's election, आपने इंडिपेंडेंस दिखाई कि हम तो we are owing our allegiance to the Constitution. And then you come to the idea of mutual necessity. इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर अकाउंटेबल नहीं होगी तो लेजिटिमेट नहीं होगी. आप उसको बहुत ज्यादा इंसुलेट करके रखेंगे तो नहीं चलेगा ना. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट बनाया तो पार्लियामेंट ने, जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाया तो पार्लियामेंट ने. हमारे सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस की वजह से जो कोलिजियम सिस्टम बना है, जिसको हम एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, दिस हैज टू जॉइंटली बी अग्रीड बाय द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट. सारा खेल यही है कि इस पे अग्रीमेंट ही नहीं हो रहा है कि फाइनलाइज करें कि नहीं करें. इसका एग्जैक्ट अनक्वेश्चनेबल वर्जन अभी भी एग्जीक्यूटेड नहीं है. तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी विल ऑलवेज बी कोरिलेशनल. दिस इज एक्चुअली थ्रू द केसेस. तो ये संकलचंद हिम्मतलाल सेठ का केस इज द केस बिफोर द फर्स्ट जजेस केस. एसपी गुप्ता इज द केस देयर आफ्टर, जहां पे इंडिपेंडेंस की बात हुई है, एंड देन द सेकंड जजेस केस एस्टैब्लिशेस प्राइमेसी. So at the end of the day, what you need are checks and balances. That is why independent guards against executive overreach बहुत important है. इसलिए एनजैक को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकते. इसका मतलब ये भी नहीं है कि जुडिशरी पे बिल्कुल भी आपको कोई भी सुपरविजन नहीं रखना है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. सो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट अ प्रिविलेज ऑफ जजेस. It is the right of every citizen to an impartial arbiter. The moment courts bend to the power of prejudice,
justice becomes a casualty and democracy is its silent victim. ये हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया, इससे हमारा आंसर बढ़िया आ जाएगा. ठीक है. So this takes care of the first topic. Now from here we move to the second topic. The second topic is higher judicial appointments. ये इसलिए भी important है, चलो माना यूपीएससी ने उस टाइम हमारे साथ थोड़ा खेल खेल दिया कि 2015 में नहीं पूछा, लेकिन थोड़ा तो हमको वी हैव टू बी अवेयर. तो 2015 का एनजैक का जजमेंट है, जिसको हम फोर्थ जजेस केस भी कहते हैं. सो वी आर स्टिल इन द एनिवर्सरी फ्रेमवर्क. तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट चेंज द बैटरीज. तो कंटिन्यूइंग विद हायर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, अपने को इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है. सो लेट्स क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट शुड आवर इंट्रोडक्शन सीम लाइक. मैंने आपको दो तरह के इंट्रोडक्शंस दे रखे हैं. पहला है अपना डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन. अपने डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन में दिस इज एज ऑफ जून 2025 दिस मंथ, विच बेसिकली सेज, एंड इसमें हमको थोड़ा सा वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट कि एज ऑफ टुडे, सो अगर एग्जाम तक कुछ चेंज होता है तो कीप इन माइंड, बट द सुप्रीम कोर्ट इज रनिंग ऑन अ फुल स्ट्रेंथ एट 34, whereas 32% of all permanent and additional seats that are sanctioned at the high courts are at the moment vacant. This is as per the Department of Justice Law Ministry. Second, थोड़ा सा अगर हम current affairs का context देना चाहें to take into account pendencies, that the Supreme Court has relaxed the conditions for appointing ad hoc judges in high courts by waiving off the 20% sanction strength criteria. अब let us quickly just go through the framework once. The framework is very simple and understand exactly what the law is and how the law is. इसको एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले, और इसको मिला के समझते हैं. देखो, यहाँ पे जनरली थोड़ी सी क्लैरिटी जरूरी है. आर्टिकल 124 एंड 217 में एग्जैक्टली क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई. अब सारा खेल है कि इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है, और इसी की आड़ में, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये कोलिजियम सिस्टम डेवलप होता है. एंड सीजीआई ऑन प्रिंसिपल्ड sort of convention basis is appointed on a seniority setup. तो पहले कहानी यहां से शुरू होती है, लेकिन इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि जो हमारी ओरिजिनल इंटेंट थी टू, एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, इसको बहुत ध्यान से समझना. द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म intended the executive to have a say in the appointment of Supreme Court and High Court judges, thereby balancing democracy and rule of law. That was the primary setup. ठीक है. अब लेट 60s 70s में ऐसा हुआ कि इमरजेंसी के दौरान a large chunk of High Court judges were transferred, and of course on certain political reasons. उस पे फिर सवाल उठा कि वो देश की जुडिशरी ही कैसी जो पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज पे अपनी वैकेंसीज चेंज कर दे, अपने पोस्ट चेंज कर दे. इस पर लेके पिटिशंस फाइल हुए और वहां से धीरे धीरे कोलिजियम बना. The first two cases, as we understand them to be, are exactly these. The first two cases are First Union of India versus संकलचंद सेठ 1977. अब इस केस में एक्चुअली कोर्ट ने जुडिशरी की साइड कम लेके एग्जीक्यूटिव स्लैश स्टेट की साइड ज्यादा ली है. यहां कोर्ट ने 1977 में कहा है दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, और अगर आप सीजीआई की एडवाइस नहीं मानते हो then perhaps the court can get into कि आप क्यों नहीं मान रहे हो, what are the reasons. In the first judge's case, the SP Gupta case versus President of India,
यहां पे ये जुडिशरी को और कम करते हैं। दे रिएटरेट की कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है, एंड अगर गवर्नमेंट कोई मैलिफाइड रीजन से चीफ जस्टिस की एडवाइस नहीं मानती है, तभी इसमें आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपने क्यों नहीं मानी। सो आपने ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू और कम कर दिए, सो एग्जीक्यूटिव या स्टेट की पावर आपने और बढ़ा दी। It is in 1993 in the Supreme Court AOR Association case where things changed, where they said ऐसे थोड़ी होता है। So they overruled the other two judgments and they introduced the collegium system of two judges and कहा कि देखो यहाँ पे the intent is to ensure that the judiciary remains a degree independent। इसी को इन द थर्ड जजेस केस दे फर्दर सोलिडिफाई एंड दे मेक अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट, और कहते हैं कि भाई कंसल्टेशन का मतलब प्लूरैलिटी है। सिर्फ सीजीआई नहीं, सीजीआई इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। CGI is not the senior, is not judicially higher than anybody else, is just the administrative head of the Supreme Court. CGI judgments have no special value over any other Supreme Court judge। तो यहाँ पे जब हम CGI को बोल रहे हैं, it's a notional representation, and that is why they created a CGI plus 4 judges collegium for the Supreme Court and a CGI plus 2 senior judges for the High Court. This carried on. In 2014, through the 99th Amendment and the National Judicial Appointments Commission, इस कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ सॉर्ट से। कहा कि उसको हेड तो सीजीआई करेंगे, लेकिन उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट जजेस होंगे जिनको सीजीआई, पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलके अपॉइंट करेगा। और इन 2 एमिनेंट जूरिस्ट में से एक एमिनेंट जूरिस्ट ऐसा होगा जो SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी या विमेन वल्नरेबल सेक्शन से आएगा। दिस बिकेम अ क्वेश्चन मार्क बिकॉज अगर ये लॉ मिनिस्टर और ये 2 एमिनेंट जूरिस्ट्स एक साइड पे हो जाएं, तो जुडिशियल जो एक सुपीरियोरिटी थी इंडिपेंडेंस में, अपॉइंटमेंट्स में, वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। दूसरा, दे वुड हैव अ डबल वीटो प्रॉब्लम। इसको ध्यान रखते रखते में देन इन 2016, प्लीज करेक्ट दिस अकॉर्डिंगली, देयरफॉर इन 2015 in the 4th judge's case, Supreme Court AOR Association versus Union in India, AOR Association is advocate on record, they struck down the NJAC saying कि independence of judiciary तो basic structure है। ये हम केशवानंद भारती में भी बोल चुके हैं, ये हम इस वाले केस में भी बोल चुके हैं। We are just reinforcing it in their absolute right। तो ये कहानी। तो इसका मतलब मोटा मोटा a group of judges are appointing the next group of judges and are transferring the next set of judges from one high court to the other। इसका मतलब कोई criteria use करना चाहिए। So it is generally understood that the criteria that they use, A of course is seniority, merit, integrity, diversity and inclusion। इसका मतलब you would want judges from all different parts of the country who've served in different varied high courts of the country। and इस पे actually बहुत अच्छी, there's a lot of literature on this। I'm reminded of this book, अगर कभी आपको time मिले, so you must certainly have a glance at it। this book is one of the most it is India's first ever data driven account of the Supreme Court। it's written by Aparna Chandra Sital Kalhantri and William Hubbard। it's called Court on Trial। so a lot of the research that comes into this class comes from this particular textbook, which has some very incredible data insights कि आपके लोअर कोर्ट के जजेस, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस जो फिर आगे जाके हाई कोर्ट में जाते हैं, कितने हैं, उससे कितने हाई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आर मोस्ट ऑफ द जजेस कमिंग फ्रॉम हाई कोर्ट्स, आर दे कमिंग फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रैक्टिसेस, हाउ आर यू जजिंग द एफिकेसी ऑफ द लीगल प्रैक्टिस। इन पे तो बहुत सारे सवाल थे। तो इन्हीं सवालों को ध्यान में रख के देयर आर दम बेसिक इश्यूज दैट आर देयर विद द कोलिजियम प्रोसेस। ये इश्यूज क्या है? सबसे पहले, आपने किस बेसिस पे जज किया है,
आप हमें अपनी फाइंडिंग्स का कंक्लूजन बता रहे हो, आप अपनी फाइंडिंग्स का कैलकुलेशन नहीं बता रहे। दूसरा, कई बार होता है दैट द गवर्नमेंट रिटर्न्स द रिकमेंडेशन। ये उत्तराखंड के केस में भी हुआ था। द जज हु हैड ओवरटर्न्ड द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356 इन उत्तराखंड अ फ्यू years ago was to be elevated to the Supreme Court. Unfortunately, the recommendation was stalled by the government. तीसरा, एक तरफ मेरिट है और दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन है, कि कितना ही फर्क होगा। क्या रिप्रेजेंटेशन और डाइवर्सिटी के चक्कर में हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, स्पेशली एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द लॉ इज इवॉल्विंग एट सच एन इनक्रेडिबल पेस? With taxation law, cyber law, IT law, there are going to be challenges that the court is going to face in it with respect to artificial intelligence, machine learning, taxation, everything else. So the law is also becoming a very, very specialized endeavor as the time goes by. So some amount of expertise is always welcome in the adjudication of the law, which is one of the fundamental problems. Fourth, आप कोलिजियम रिकमेंडेशंस को लेके किसको अकाउंटेबल हो? हु आर यू आंसरिंग इट टू? हु आर यू गोइंग टू से कि अच्छा कोई पार्लियामेंट्री कमेटी है जो रेकमेंड कर रही है, या कोई ऐसी बॉडी है जो ओवरसी कर रही है? इज देयर अ स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ एनी काइंड? ऐसा कहीं पे भी नहीं है, which is why these things become slightly problematic. There is absolutely no accountability. कोई feedback loop नहीं है, कोई performance review नहीं है कि अच्छा आपने काम कैसे किया, कुछ नहीं है, which is why there is a problem. एंड इतना डाइवर्सिटी का क्राइटेरिया होने के बाद भी when it comes to women, when it comes to judges from disadvantaged backgrounds, प्रॉब्लम तो है ही है. In fact, we don't even have 15% of the total number of judges in the higher judiciary, Supreme Court and High Courts combined, who are women. और कहीं ना कहीं there are some invisible forces at play. There are informal lobbying and nepotism allegations, and a lot of times there are twin delays, one in the collegium finalizing its recommendations, and often there are delays with the government accepting those recommendations and then sending it back. एंड इसमें कुछ फाइन ट्यून करने के लिए, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये सब तो कोलिजियम सिस्टम के आइडियाज बता दिए, अब ग्रुप कैसे रेकमेंड करेगा, किसको रेकमेंड करेगा, क्या क्राइटेरिया लेके करेगा, प्रेसिडेंट किन को भेजेंगे, तो जब यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस है तो क्या सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस है, इस पे क्या चेक्स होंगे? इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, एक डॉक्यूमेंट है जो तब से फाइनलाइज ही हो रहा है. It is supposed to be the backbone of the collegium system, which has to be balanced and mutually agreed by the judiciary and the executive, which still has not happened. And then when you look at how the world is doing so in the US, especially the Supreme Court of the US, the judges are appointed by the president with the consent of the upper house, because it represents a federal character. The candidates are then assessed by a committee of the American Bar Association, which is like the Bar Council of India, and then they're reviewed by the Senate Judiciary Committee before a vote in the Senate. So upper house, a specialized body, and a parliamentary committee are adding that kind of a qualitative layer to the process, which is making judicial appointments significantly better. In the UK, you have an independent judicial appointments commission जो generally इसको ओवरसी करती है कि जजेस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं. एंड जैसे यूएस में हम कहते हैं there is no retirement age, and as long as they have good behavior they can work, and as long as they are capable and mentally sound, they can work for as long as they want to. यूके में ऐसा नहीं है. यूके हैज अ प्रॉपर कमीशन जिसमें 15 लोग होते हैं, एंड देयर इज प्रॉपर ओपन कंपटीशन एंड जजेस आर इलेक्टेड. साउथ अफ्रीका, इन अ लॉट ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यू हैव प्रॉपर जुडिशियल सर्विस कमीशन लाइक द यूके, जो प्रॉपर प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द जजेस आर अपॉइंटेड. तो एट द एंड ऑफ द डे, excessive reliance on the executive
An excessive reliance on the judiciary for judicial appointments, both in excessive sort of endurance is a problem. एंड ये हमें हमेशा ध्यान रखना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने अभी तक क्या क्या किया है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोलिजियम डिटेल्स अभी पब्लिश्ड हैं, अभी देव स्टार्टेड टू डू सो. बट क्या ये मैंडेटरी है बाय लॉ? ये नहीं है, मैं अकाउंटेबिलिटी में आपको बताऊंगा. द 214th लॉ कमीशन very specifically recommends a national judicial service, which is different from an all India service, which means you can have recruitments to the higher judiciary also through an integrated exam, which is why when you have the finest minds in the country competing to get into the civil services, you should also have the finest minds in the country competing to get into the judicial services. India has what is called a career judiciary. Judges are to absolutely have no political bias. Supreme Court in the US, judges are appointed by the president in a presidential democracy on known allegiances to a certain philosophy or an ideology that is common to the judge and the president. ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे. यहाँ तो in fact आप it is frowned upon if your political opinions in any manner, shape or form are publicly known. And चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम हो, चाहे हाई कोर्ट कोलिजियम हो, irrespective of seniority, competence, etc., whatever your arguments might be, sometimes you have to take a call to ensure generations are able to see more belief in justice. And that is why at least have one woman judge in every collegium that you establish. Whatever criteria you are using, qualitatively and quantitatively, must be very specifically laid down. कि आपके कितने जजमेंट्स अडजर्न हुए हैं, आपके कितने जजमेंट्स ओवरटर्न हुए हैं, व्हाट इज द एवरेज टाइम दैट यू टेक, व्हाट इज द जनरल क्वालिटी ऑफ योर जजमेंट्स, how have you, is there a feedback mechanism where the parties who are in your court, can they give feedback about how the judge has been, have there been any impartiality issues against you? So there has to be some detailed criteria. Have you published any research in the Times? Have you developed your academic expertise as a judge? And which is why, see, a judge is not just to apply the law. A judge, especially in the higher judiciary in a country especially like India, bestowed with grand powers of review, activism and so on and so forth, not bestowed with powers of activism, it's something that they have sort of incorporated internally. एक जज का काम लॉ को इवॉल्व करना भी है, एक जज का काम लॉ को इंटरप्रेट करना भी है, एक जज का काम लॉ को एक डायरेक्शन देना भी है. And a lot of times academicians can do a very good job. A lot of times they would have specialized theoretical lifelong knowledge in a branch of law. Why don't you have a constitutional law jurist as a Supreme Court judge who could help you with every constitutional seminal case that comes to you? No doubt the judges are great at what they do for the larger part of it, but there is no harm to bring in a fresh set of eyes who looks at the law academically. It can make a world of a difference, and we barely ever do it. And at the end of the day, the question is, do you want to be a Supreme Court or a High Court judge? तो एक एप्लीकेशन सिस्टम होना चाहिए ना. आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हो एमपी एमएलए बनने के लिए, आप सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, आप जजेस के लिए क्यों नहीं होता, स्पेशली इन द हायर जुडिशरी? उससे बहुत ट्रांसपेरेंसी आएगी कि X wanted to become a Supreme Court, High Court judge. This was the criteria. X was eligible, but X is not going to be considered. Because a lot of times we have seen when judgeship has been offered to several senior lawyers, they have often politely refused, saying we'd rather, serve the country, or we'd rather be in the practice of law than the adjudication of law. Imagine a colossal loss of time, resources, energy and effort on certain counts like that. तो जिसको बनना है उसमें से चुनो, they will be more driven because they really want to do this.
We've seen, for example, back in the day, Fali Nariman was offered a Supreme Court judgeship. Fali Nariman Saab said, no, I don't want to. If memory serves me right, I think there was a point of time before Jaitley Saab got into active politics, he was offered judgeship. He said no. They would have their reasons that, career in the law may be more flourishing, or they would be having more diversity and more freedom and more control over the things that they do. And, they can diversify and expand to other areas such as politics, academy, etc., more freely and fruitfully. But that does not mean कि जिसको जज बनना है उससे तो पूछ लो. And you can also have a nomination process like you do for awards in the country. आपको लगता है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको पद्म भूषण मिलना चाहिए, आप उनको नॉमिनेट कर सकते हैं. At least there will be some formal process. X is the number of people who want to become judges. Y are the people that we're shortlisting. Z are the people that we're recommending. And then the government accepts or rejects is a different story altogether. And this task of spearheading judicial appointments, ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, ये आपको डेडिकेटेडली करना पड़ेगा. So even if the collegium is deciding and taking a final call, हम जैसे कहते हैं कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है. What is the job of the secretariat? The job of the secretariat is to help people who have the ability and the power to make decisions, to take those decisions in a certain way. Yes. So that is something that we have to look into always. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट बना सकते हैं, तो फिर हम एक काम क्यों नहीं करते, हम एक ऑफिस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं बनाते. And that office of judicial appointments will assist the collegium in processing applications, shortlisting them, reviewing them, grading them, or at least whoever they are considering at some point of time, because most countries have a dedicated organizational workforce. This is a pabad answer to a judicial question, which gives you very practical answers to a problem which is so opaque and has been running for decades on end. This is why it becomes important. And then your concluding statement, your conclusion becomes, and I've tried to keep the conclusion a little more short, crisp, punchy, and thought provoking. It is, when the process of appointing judges lacks transparency, the credibility of justice itself is at trial. Trial being the keyword, it's a legal word for a criminal adjudication. A judiciary is meant to be the guardian of the constitution. It's a prelims PYQ, that's where I picked it up from. So a judiciary which is supposed to guard the constitution cannot do so by gathering its strength from the shadows. You have to be out there in front of you saying, ये सही है, ये गलत है, ये मैं कर सकता हूं, मुझे इसकी पावर है और मैं ये करूंगा. Which is why you have to act on openness, you have to act on integrity, you have to act on public trust. So this sort of gives you a sense of closure to the larger discussion on higher judicial appointments to be streamlined in a certain manner. और इसी की कंटिन्यूएशन में, because this has been in the news and this is from the prelims note only, because if at all there has to be a question, it will be a very straightforward question, which is the larger discussion on additional judges, ad hoc judges, etc. Let me just run you through this. So, first things first, Supreme Court and High Court. It is in the Supreme Court that you will see a separate terminology called ad hoc judges, a separate terminology called retired judges. But in high courts, ad hoc judges and retired judges is a term that is used interchangeably. They have common criteria. So Supreme Court में ad hoc, retired, additional, ad hoc, retired, additional and acting, ये चार अलग अलग टर्म है. हाई कोर्ट में एड हॉक और रिटायर्ड इंटरचेंजेबल है, एडिशनल अलग है, एक्टिंग अलग है. ठीक है.
तो पहले एडहॉक और रिटायर्ड, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस है, इसको एक बार ढंग से देख लेते हैं. सो इन द सुप्रीम कोर्ट, एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड अंडर 127. एडहॉक मतलब टेम्पररी. फर्क रीजन पे है. एडहॉक जजेस आप तभी अपॉइंट करेंगे जब आपके मिनिमम नंबर ऑफ जजेस, कोरम नहीं बैठ रहा है नहीं. एलिजिबिलिटी क्या है कि अ सिटिंग, अ करंट सर्विंग हाई कोर्ट जज हु इज आल्सो क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज. मतलब 10 साल की वकालत रही होगी, दैट इज योर कॉमन क्लास क्वालिफिकेशन टू बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट जज. तो सिटिंग हाई कोर्ट जज है, वो थोड़े टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, और जब वो आ जाएंगे विल बिकम हैव द सेम स्टेटस एज अ सुप्रीम कोर्ट जज. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. एंड ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए होता है. प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए होता है. जो कंसर्न हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस से एक बार बात कर लेते हो, एंड सीजीआई कैन रिक्वेस्ट द सेम इन राइट. ठीक है. रिटायर्ड जजेस आर गवर्न अंडर आर्टिकल 128. इसका कोई रीजन नहीं है. रिटायर्ड मतलब पुराने, सो ऑब्वियसली एक्स सुप्रीम कोर्ट जज एंड एक्स हाई कोर्ट जज. बिकॉज यू सिटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, सो हाई कोर्ट जज इज क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज. फर्क क्या है? आपको ऑलमोस्ट सिमिलर हो, लेकिन पूरी तरह नहीं. द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सिटी एंड अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. So you will get the kind of benefits that a sitting Supreme Court judge gets, but you will not be treated like a full-fledged judge because your time is up. And again, this is for a temporary period, and the process is slightly shorter. The CGI, with the request of with the consent of the president, can request. इसका मतलब अगर आपको बोला है कि आप रिटायर्ड है, कल आपको घर पे चिट्ठी आती है कि परसों से कोर्ट आ जाना, तो जरूरी नहीं है कि आप वो कंप्लाई करें. On the other hand, under Article 224A, your ad hoc judges here, or ad hoc high court judges, this was firstly not originally in the constitution, was added by the 15th Amendment 1963. इसको आप क्यों करते हैं, इसका कोई रीजन नहीं दे रखा. कोई रीजन नहीं दे रखा कि आप क्यों करना चाहते हैं. The difference is you have to be an ex high court judge to be considered as an ad hoc or a retired judge. बेसिकली रिटायर्ड के जो बेसिक प्रोविजंस है वो यहीं पे लगते हैं. टेम्पररी होता है इनका पीरियड, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट, दे कैन डिनाई. तो बेसिकली ये जो एडहॉक वाला मामला, जो जो यहाँ एडहॉक है, वो यहाँ रिटायर्ड है. दैट्स द बेसिक डिफरेंस, नथिंग एल्स. इसके बाद यू हैव एडिशनल एंड एक्टिंग. सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल और एक्टिंग नाम का कुछ नहीं है. ये आपको हाई कोर्ट्स में देखने को मिलेगा अंडर आर्टिकल 224(1) एंड 224(2). एडिशनल मतलब मेरे को और जज चाहिए. क्यों? ऑब्वियसली काम पेंडिंग है. तो एनीवन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज, आप उनको बना सकते हैं फॉर अ डिफाइंड पीरियड, एंड ऑब्वियसली योर स्टेटस इज गोइंग टू बी द सेम. 2 years मैक्स तक आप, मतलब यू कैन बी एन एडिशनल हाई कोर्ट जज फॉर 2 years, और मैक्सिमम 62 years जो इनकी रिटायरमेंट एज होती है. बाय द वे, हाई कोर्ट की हमेशा 62 है, सुप्रीम कोर्ट की 65 है. ये आपको सेंटर स्टेट में कई जगह देखने को मिलेगा, सो दैट दे आर इंसेंटिवाइज्ड टू कम टू द सेंटर एंड सर्व. नहीं तो फिर बोलेंगे कि भाई हम अपने छोटे जंगल के राजा हैं. एक्टिंग में अंडर आर्टिकल 224 क्लॉज 2, द रीजन इज कि कोई छुट्टी पे चला गया है. जैसे हम बोलते हैं द डेप्टी स्पीकर टेक्स ओवर, या द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना, सेम थिंग. सो द सिटिंग हाई कोर्ट जज in a high court is not available. So anyone who's qualified, you will get the same status and you can serve till 62 years. जब वो वापस अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर आप उनको बोल देना थैंक यू फॉर योर सर्विस, बाय बाय. So additional is for a longer period to solve pendency issues. This is for a shorter period when there is an immediate unavailability. अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक लोक प्रहारी का जजमेंट था, उसको थोड़ा सा रिवाइज किया, और उन्होंने कहा कि देखो, इन कंडीशंस पे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस कैन बी अपॉइंटेड एज एडहॉक जजेस. तो क्या किया ये ध्यान देते हैं. सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हाई कोर्ट में 20% से ज्यादा वैकेंसीज हैं
तभी आप एडिशनल जजेस एक्सेट्रा जो भी आप एडहॉक जजेस आप अपॉइंट करना चाहते थे तो कर सकते थे, एडिशनल जजेस, एडहॉक जजेस। ये कंडीशन बिल्कुल रिमूव कर दी है, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस हैं जो 5 साल से ज्यादा पेंडिंग है तो पेंडेंसी बढ़ रही है, ये प्रोविजन सेम है। अगर उस हाई कोर्ट में और इसमें से कोई भी कंडीशन लगे तो आप एडिशनल जजेस, एडहॉक जजेस आप अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके हाई कोर्ट में 10% से ज्यादा केसेस 5 साल से ज्यादा पेंडिंग है तब भी आप एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकते हो। जितनी तेजी से नए केस आ रहे हैं एज अपोज टू जितने तेजी से पुराने केस डिस्पोज हो रहे हैं, अगर नए केस ज्यादा बढ़ रहे हैं तो भी आप एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकते हो। एक चीज और है, दो नई गाइडलाइंस ऐड करी है कि जो एडहॉक और जो रिटायर्ड जजेस है वो हमेशा से 10% ऑफ द सेक्शन सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट उससे कम होंगे, और जो एडहॉक या रिटायर्ड जजेस हैं they can only hear criminal appeals. That is the basic difference. Additional judges can hear any kind of a case, ये ऐड किया है। That's largely what has happened. तो ये हमारा हायर जुडिशरी का हिसाब किताब है। Now, from here we move to subordinate judicial appointments, largely because वो जो 3 year वाला जो केस आया है, so just to be on the safer side, plus you also can use a lot of these points in ethics and essays, so therefore one can always try and make the most out of it. So let us start with subordinate judiciary right away. तो फिर अब एक बार सबॉर्डिनेट जुडिशरी को भी ठीक से समझ लेते हैं कि कहानी क्या है और क्या नहीं है, टू जनरली गेट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। देखो, सबॉर्डिनेट जुडिशरी जनरली हमको आज तक पूछा नहीं गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूछा नहीं जा सकता। The reason we are terribly concerned about subordinate judiciary is that they have introduced at the lowest stage of recruitment a 3 year practice rule. इसके repercussions are far and beyond and can also extend to gender issues in social justice. इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, हमें सबॉर्डिनेट जुडिशरी की रेलेवेंस प्रूव करनी है, स्टेट करनी है। The subordinate judiciary is often described as the first line of defense, and it suffers from 23% vacancies across the board and has 87% of the total pendency। जो 4 करोड़ के आसपास इंडिया में केसेस पेंडिंग हैं, 87% of those cases are pending at the subordinate courts, which is district courts and below। तो सबसे पहले तो इसको हम एक बार फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि कहानी क्या है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। देखो, Article 233 talks about a district judge to be appointed by the governor in consultation with the High Court. 234 says subordinate judicial judges are also appointed by the governor in consultation with the High Court and the State Public Service Commission as and when necessary. Article 235 says the control of the subordinate judiciary is with the High Court, thereby giving the High Court certain degree of administrative powers. And Article 312 also mentions all India judicial, also speaks of the creation of an all India service, which includes an all India judicial service, which could replace this entire framework. ये important बात है कि all India judicial service is for replacing the subordinate judicial recruitment system. It is not all India in the sense that all India मतलब Supreme Court, High Court। उसके लिए हम Indian judicial service या national judicial service की बात करते हैं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे एक फेडरल एंगल भी है। हर स्टेट अपनी खुद की एक जुडिशियल सर्विस हो रखता है जिसको वो अपने सबॉर्डिनेट जुडिशरी के लिए यूज करता है। एंड जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो जनरली स्टेट के जुडिशियल सर्विस से या स्टेट के प्रैक्टिसिंग लॉयर्स से चुन के आते हैं। मोस्टली स्टेट के प्रैक्टिसिंग लॉयर्स आर मोर chosen as high court judges than state judicial services officers। अब जो स्टेट की जो जुडिशियल सर्विसेज है वो जुडिशियल सर्विसेज जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। जो जो सबॉर्डिनेट जुडिशियल सर्विस है, हायर सबॉर्डिनेट जुडिशियल सर्विस एंड रेगुलर सबॉर्डिनेट जुडिशियल सर्विस। जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जजेस हैं, या तो आप प्रमोशन से ऊपर आ रहे हो या आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है,
उसमें क्या होता है कि अगर आपकी 7 साल की प्रैक्टिस है तो आपको गवर्नर के थ्रू अपॉइंट किया, गवर्नर अपॉइंट करता है आपको आफ्टर बीइंग रिकमेंडेड बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। लेकिन जो एंट्री लेवल है, जूनियर जजेस, सिविल जजेस, जूनियर डिवीजन, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वहां पे एक प्रॉपर कंपेटिटिव एग्जाम होता है जिसको हम पीसीएसजे कहते हैं, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। हाई कोर्ट जनरली प्लेज अ सुपरवाइजरी रोल, उनके इंटरव्यूज में हाई कोर्ट जजेस बैठते हैं। और इसमें एक 3 ईयर प्रैक्टिस रूल ऐड कर दिया है। तो पहले तो इनहेरेंट इश्यूज क्या है, और इन इन इनहेरेंट इश्यूज में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल चीजें को कैसे कॉम्प्लिकेट करता है, इसको ध्यान से देखेंगे। जो हमारी प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? पहला, एक कोई यूनिफॉर्म सिलेक्शन सेटअप नहीं है। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द सिलेबस, द स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। दूसरा, एक तो रिक्रूटमेंट असेसमेंट स्टैंडर्ड्स, और दूसरा जो एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी आपको वेरिएशन दिख रहा है। तीसरा, क्योंकि ये बहुत बार चैलेंज होते हैं, कई कई बार कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस के एग्जाम्स डिलेड चलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी चलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे आपको बहुत पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव करप्शन और इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। एंड कंपेयर टू हायर जुडिशियल सर्विसेज, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज को वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज, वो पर्क्स, वो बेनिफिट्स नहीं मिलते व्हेन दे रियली आर द वंस यू नो हु आर एट द फोरफ्रंट ऑफ इट ऑल। और कोई एक नेशनल जुडिशियल एकेडमी नहीं है, यू हैव स्टेट जुडिशियल एकेडमीज जो अपना हिसाब से ट्रेनिंग करती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करती है। And you will see a lot of training gaps. Are these judges prepared? For example, have you trained them all in BNS? अब कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक राजस्थान का केस था, द लोअर कोर्ट वाज नॉट इवन अवेयर। एक पहले आईपीसी में एक प्रोविजन हुआ करता था कि अगर आपको मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और उसके बाद आप जेल में दोबारा मर्डर करेंगे तो आपको नेसेसरीली कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया बिकॉज इट वाज वायलेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डबल जेपर्डी एंड यू आर ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली एंड देयरफॉर आर्बिट्ररीली। अब वो सेशंस कोर्ट राजस्थान में उस जज को पता ही नहीं था, तो उन्होंने उस बेचारे बंदे को फांसी की सजा भी सुना दी। तो थैंकफुली राजस्थान हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जजेस थे, बिकॉज दे हैड टू कंफर्म द डेथ पेनल्टी, दे वर अवेयर ऑफ अ सिचुएशन लाइक दिस, सो that the Supreme Court had stuck a provision like this down, so they stalled the matter। नहीं तो बिना बात की क्या ही हो जाता। नाउ जब आप ये 3 ईयर रूल ऐड करते हो तो इसका मतलब सबसे पहले तो मामला डिले हो जाएगा। दूसरा, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो मोटिवेटेड हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो दे आर ड्रिवन बिकॉज इट्स इजियर टू मोल्ड यंगर ब्लड, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तीसरा, जो ये 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आप कह रहे हो, आप इसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली कैसे ईयर मार्क करोगे? बिकॉज आपने तो कहा कि एक लॉयर का सर्टिफिकेट लगेगा जिसको मैजिस्ट्रेट सर्टिफाई कर देगा और बात खत्म हो जाएगी, पर उसमें क्या रियली में आपने सीखा, वो एक प्रॉब्लम है। फोर्थ, स्पेशली फॉर विमेन, बिकॉज विमेन पे ज़्यादा प्रेशर होता है कि भाई जल्दी से आप अपना कुछ काम वाम करना कर लो, नहीं तो फिर हम आपको वी विल सेंड यू डाउन द मैट्रिमोनियल रूट, सो यू आर ऑल्सो डिस्करेजिंग विमेन। फिफ्थ, आप चाहते हैं दैट सम ऑफ द बेस्ट law students who graduated from some of the best law colleges should come and join the judicial services, ये तो उसको नेगेट ही कर रहा है। और ये भी तो हो सकता है कि अगर किसी ने जैसे प्रैक्टिस शुरू कर दी, गेट्स एक्सपोज टू यू नो द पोटेंशियल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लॉ, क्या पता जो ओरिजिनल इंटेंट ऑफ सर्विस था वो भी कम हो जाए। सो दीज आर द लार्जर प्रॉब्लम्स। अब सबऑर्डिनेट जुडिशरी को जनरली टैकल करने के लिए हमने क्या किया? देयर हैव बीन सम कोर्ट जजमेंट्स व्हिच हैव ट्राइड टू रिफाइन इट। जो ऑल इंडिया जुडिशियल जजेस एसोसिएशन 2002 और 1992 के केस में उन्होंने कुछ सर्विस कंडीशंस ले डाउन करी, उन्होंने फिक्स टेन्योर की बात करी, ट्रेनिंग की बात करी। सेम 2002 के केस में उन्होंने स्टेट जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्ट किया बनानी चाहिए। मलिक मजहर सुल्तान के केस में कहा कि प्रॉपर कैलेंडर डेडलाइंस होनी चाहिए। एंड सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2019, वेरी वेरी रिसेंट, उन्होंने कहा कि अगर आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में डिले करते हैं तो आप एक्सेस टू जस्टिस भी वायलेट करते हैं। फ्रॉम बॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू,
लॉ कमीशन इन 116th रिपोर्ट हैज सजेस्टेड कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए. मालेमत कमेटी 2003 विच इज अ वेरी वेरी वेल नोन, जैसे पुंछी सरकारिया है वैसे मालेमत कमेटी है, जिसमें वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए बेटर कंडीशंस. एक जस्टिस जगन्नाथ राव है जिन्होंने उनकी हेडेड एक कमेटी थी, उन्होंने कॉमन जुडिशियल सर्विसेज की बात करी, जुडिशियल अकेडमीज की बात करी. एंड द 21st लॉ कमीशन had spoken of back in the day urgent steps that have to be taken in those days कि आपके पास एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, एक कॉमन जुडिशियल प्लेटफॉर्म होना चाहिए. देन बिकम्स अ लार्जर क्वेश्चन कि अच्छा सारा खेल सब लोग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात कर रहे हैं. तो भाई ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के प्राइमरी बेसिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट क्या हैं, जस्ट इन केस टू बी ऑन द सेफर साइड. देखो ये है, there are four reasons why all India judicial services as a concept makes sense. पहली बात तो क्या है ये, it is to replace the subordinate judicial recruitment setup. अब ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता. राज्यसभा में इसका रेसोल्यूशन पास हो चुका है, ऑथराइजेशन है दैट द पार्लियामेंट कैन इनैक्ट अ लॉ ऑन दिस, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई इतने सालों से नहीं हुई. जब भी आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाएंगे तो दे विल ऑलवेज बी ग्रेटर मेरिट, ग्रेटर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, दे विल बी, फिर वो आप जोग्राफिकली कंस्ट्रेंट नहीं रहेंगे. जैसे हम सिविल सर्विसेज में कहते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर्पसेस, तो उससे यू विल बी एबल टू क्रिएट अ मोर इम्पार्शियल जुडिशियल कार्डर. टू, जब आप इसको एक कंसिस्टेंट लेवल पे करेंगे तो डिलेस कम होंगी, तो फिर मोर पीपल विल बी इंटरेस्टेड. नहीं तो कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हमको ये जुडिशियल करियर में जाना ही नहीं है क्योंकि पता नहीं एग्जाम कब होगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर जब तक हमको ऑर्डर्स आएंगे हमारे रिक्रूटमेंट के, ज्वाइनिंग के, तब तक 3-4 साल निकल जाएंगे. एंड दिस विल ऑल्सो क्रिएट अ बेटर करियर पाइपलाइन बिकॉज देन आपको द चांसेस ऑफ यू मेकिंग इट टू द हाई कोर्ट, देन परहैप्स रीचिंग द सुप्रीम कोर्ट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द सुप्रीम कोर्ट जज बेला त्रिवेदी. Now, Bella Trivedi comes from the grassroots judiciary. Of course, there have been questions that she was not very bail friendly because that is her experience from the lower courts that has carried through. And there's also a common training and evaluation platform. सबको एक जैसे ही treat कर रहे हो, right? The problem on the other side are also four in nature. पहला, फिर जो आपका फेडरल प्रिंसिपल है, स्टेट्स के अपने यूनिक लॉज होते हैं, स्टेट के अपने यूनिक लीगल प्रोसेसेस होते हैं, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस होता है, उसको आप कैसे रिफ्लेक्ट करोगे. जैसे आप एमपी जुडिशियल सर्विसेज लिखते हैं, महाराष्ट्र जुडिशियल सर्विसेज लिखते हैं, तो कुछ लोकल लैंड लॉज, रेंटल लॉज, टेनेंसी लॉज, कुछ तो वेरिएशन होता ही है. एंड सेकेंड, द लैंग्वेज प्रॉब्लम कम्स टू माइंड बिकॉज लोकल कोर्ट्स में यू विल नॉट सी पीपल फ्लुएंटली स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी. These are languages that are, especially English is a language which is meant for the higher courts. State government जैसे कुछ states, राजस्थान ने हिंदी अपने courts में permit कर रखी है, but still there is a problem of local dialects which is still not being solved. Maybe AI and vernacular mediums can get you through this. And अगर ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हो जाएगा तो जो हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे सुपरवाइजरी रोल था वो काफी हद तक कम हो जाएगा. एंड देन जुडिशियल फेडरलिज्म वुड बी अ क्वेश्चन मार्क. इसके अलावा जो बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, दैट दिस वुड आल्सो लीड टू मे बी अ ब्रीडिंग ऑफ द कोचिंग कल्चर. जब भी कोई चीज बहुत ही सॉट आफ्टर होती है, बहुत ही पॉपुलर हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो कोचिंग हमेशा आ जाती है, राइट. यूपीएससी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस. तो आप इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? आप बोलेंगे अ जुडिशरी दैट फेल्स एट इट्स लोएस्ट रंग fractures the delivery of justice at the lowest level. जब तक आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी को टाइमली नहीं अपॉइंट करेंगे, ट्रांसपेरेंटली नहीं करेंगे, यूनिफॉर्मली नहीं करेंगे, तो जो आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस को लेके इतना प्राउड फील करते हैं, वो एक थ्योरी होगी, एक जार्गन होगा, एक पंचलाइन होगी. इट विल बी रेजोनेंट इन प्रिंसिपल बट एल्यूसिव इन प्रैक्टिस. केशवानंद भारती से एक आम इंसान जो पिछले 10 सालों से अपनी प्रॉपर्टी की लड़ाई कर रहा है, डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसको फर्क पड़ता है कि अगर किसी का क्रिमिनल केस चल रहा है और वो इनोसेंट है लेकिन वो अंडर ट्रायल है,
and more than half of the people in our country are under trial prisoners, which is why COVID के time पे भी और पहले भी the courts have time and again tried to solve the under trial problem. Justice always has to be grassroots, otherwise it's not justice, like democracy. That is why the principled arguments remain the same. Which then brings me to the last topic of this particular theme, especially in the context of, the Delhi High Court judge's case and another judge who was speaking something which was very, very unwarranted for, which is judicial accountability and judicial discipline. तो खेल और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जुडिशियल डिसिप्लिन का है. It means disciplining the judges, it means disciplining the lower courts to follow Supreme Court guidelines or judgments, it means the way the judges conduct themselves, it also means penalizing them for certain violations. Judicial discipline in itself has multiple facets. So जो हमने judicial independence के लिए किया था उसी चीज को हम रिसाइकल करके judicial independence के लिए करेंगे, judicial accountability के लिए करेंगे कि भाई कैसे है, क्या है सिस्टम, how do we essentially go about it, what are the components of it. 4 parts में डिवाइड किया: constitutional accountability, institutional accountability, public accountability, and there are some case studies which can be used as examples. Ab constitutionally, judges can be removed for proved misbehavior or incapacity, article 124 and 217, supplemented by a law called the Judges Inquiry Act of 1968, which gives you a detailed procedure, जिसमें अगर आप लोकसभा से शुरू कर रहे हो तो 100 लोगों का लोकसभा में मोशन चाहिए, राज्यसभा से कर रहे हो तो 50 लोगों का राज्यसभा में चाहिए. And this investigation has to be first conducted by a 3-member committee. That investigation is not binding on the court, no doubt about it. But उस इन्वेस्टिगेशन के बाद you require 2/3 majority in each house, and that has to be communicated to the president, and then the president will issue a removal letter. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम अपने सारे असेट्स पब्लिकली डिस्क्लोज करेंगे, जो अभी हाई कोर्ट ने इस साल में करंट अफेयर्स में आपको बता रहा था, उन्होंने भी सिलेक्टिवली ये शुरू किया है. हाई कोर्ट का जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो जनरल कंट्रोल है, उससे आप लोअर लेवल पे भी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं. देखो, जो हमने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए पढ़ा था कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और उन्होंने क्राइम भी किया है, तो एक तरफ उनको जेल भी जाना है और दूसरी तरफ हमें उनको डिस्क्वालीफाई भी करना है. तो जहां आप वहां कन्विक्ट हो गए तो यहां से आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. क्या यही सिंक आपको यहां देखने को मिलता है? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो. इसको ध्यान से समझते हैं. हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली कहां पे है, क्या क्या है, एंड हाउ कैन यू मेक इट बेटर. बेसिकली वी आर डीलिंग विद 6 प्रॉब्लम्स. पहला, जो आपका थ्रेशोल्ड है कि 100 लोगों को सपोर्ट करना है, 50 लोगों को सपोर्ट करना है, ये एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर है टू एग्जीक्यूट इट ऑन ग्राउंड. Plus 2/3 special majority, which is more than 2/3 of present and voting, and more than 50% of the total strength, is not an easy majority. Use the same majority to undertake several constitutional amendments. दूसरा, these are all classic cases of political influence and delay. क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो जजेस का बिहेवियर misbehavior लग रहा है, incapacity लग रही है, there could have been a political turnaround to this, so maybe they would be shielded or maybe targeted frivolously. तीसरा, there are, या तो आपको हम इम्पीच मतलब रिमूव कर देंगे या नहीं करेंगे, बीच में कुछ नहीं है. जैसे स्कूल्स में नहीं होता है कि आपको पहले डायरी में रिमार्क लिखा, फिर ग्रीन कार्ड दिया, फिर सस्पेंड किया, फिर एक्सपेल किया. जैसे हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ग्रेड्स ऑफ ऑफेंसेस हैं, उसके बेसिस पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन और बैनिंग पीरियड्स डिफर करते हैं. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ ऑल और नन फिलोसफी है, which I think is true, which is I think is too over the top. It is too extreme in terms of outcome. Then in-house mechanism, कि हमारे जजेस हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो अगर गलती भी हुई है तो हम देखेंगे. आप लोग अपना पावर्स एंड प्रिविलेजेस में इंटरनली देखते हो, हम कुछ बोलते हैं क्या? एंटी डिफेक्शन में आप डिसाइड करते हो, हम ज्यादा कुछ बोलते हैं क्या? तो हम भी अपना करेंगे, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर्स इज इंपॉर्टेंट. द प्रॉब्लम इज, चाहे वो पावर्स एंड प्रिविलेजेस हो, चाहे एथिक्स कमेटी हो, ये सब कुछ इज डन थ्रू अ प्रोसेस, थ्रू अ प्रोसीजर.
कॉन्स्टिट्यूशनली लोकसभा प्रोसीजर में है, राज्यसभा प्रोसीजर में है। यहां पे ऐसा नहीं है। आपने क्या प्रोसेस लिया, क्या अंडरटेक किया, क्या फाइंडिंग्स थी, आपने क्या कमेटी बिठाई, किसी को पता ही नहीं है। अब आप कहते हो सीजीआई की परमिशन के बिना एफआईआर फाइल नहीं हो सकता। वो वीरस्वामी केस है 1991 का, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, विच इज बीइंग कोटेड इन सो मेनी सेवरल जजमेंट्स, विच इज द लार्जर प्रॉब्लम दैट वी आर इफेक्टिवली डीलिंग विद ऑन सो मेनी काउंट्स, कि वो हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल निकाल के देख लो, जो ये वीरस्वामी केस है 1991 का, उसमें उन्होंने यही कहा है कि सीजीआई की परमिशन के बिना एफआईआर फाइल नहीं हो सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप क्रिमिनल लाइबिलिटी ही एलिमिनेट कर दोगे, उससे ही एस्केप कर दोगे, विच इज द प्रॉब्लम। तो इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि रेजिग्नेशन बिकम्स द इजीएस्ट एस्केप रूट, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एंड देन आप मिसबिहेवियर या कोई करप्ट प्रैक्टिस कैसे देखते हो, कि आपके पास इतना पैसा कैसे आया, आपके पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई, आपने ये असेट्स कैसे एक्वायर करे। अब ये सब स्टैट्यूटरीली बाइंडिंग तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ जजमेंट इधर उधर एमपी एमएलए के लिए दे देता है। इनफैक्ट सिविल सर्वेंट्स को भी अपनी पब्लिक डिस्क्लोजर करनी पड़ती है, बट ये सब आपने यहां तो नहीं किया। Which is why you will see several such cases. जैसे Justice Ramaswamy was the first, one of the first few cases. Impeachment failed because of political reasons. Soumitra Sen resigned before the process could be completed. Justice Dina Karan resigned on the day of the inquiry. Justice Verma currently in the news. जो मतलब he is fighting like मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं अपना काम करूँगा. Justice Gogoi was a larger issue that when issues of harassment were raised against him, he was part of the same committee which was deciding whether or not he is guilty of something or not, which is a severe question mark on principles of natural justice, whether he allegedly committed something or not, and that has been buried beyond belief now. So khair, these are issues which are stark problems and you have to write them fairly because they are factually true. तो फिर इसका मतलब हुआ कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। what is our basic method, how do we sort of get this right। देखो, इसमें हम थोड़े से बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक इट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। सबसे पहले एक जुडिशियल ओवरसाइट बॉडी होनी चाहिए। अब जैसे ये दिल्ली हाईकोर्ट वाला मामला हुआ, सब लोग एनजैक 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 चिल्ला रहे हैं, बट एनजैक इज अबाउट अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। हमको तो अकाउंटेबिलिटी रखनी है, हमको तो रिमूवल की बात करनी है। विच इज वाई जैसे जुडिशियल कमीशन है यूके में, दे हैव अ प्रॉपर जुडिशियल कॉन्डक्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑफिस। यूरोप और लैटिन अमेरिका में प्रॉपर कंप्लेंट्स को ओवरसी किया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शंस रेकमेंड किए जाते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा बिल था, जो जुडिशियल स्टैंडर्ड्स अकाउंटेबिलिटी बिल ऑफ 2010, जिसमें एक ओवरसाइट कमिटी बैठती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स वुड हैव बीन हर्ड बाय डिफरेंट जजेस, बाय डिफरेंट कमिटीज। ये रेकमेंड करती कि अच्छा इन पे इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट होना चाहिए या नहीं, इसको रिवाइव करना चाहिए। दिस इज नाउ लैप्स्ड एंड लॉस्ट बियॉन्ड बिलीफ। Second is you must introduce some form of intermediate sanctions, जो हम बात कर रहे थे कि या तो आप रहेंगे या तो नहीं रहेंगे। जैसे यूएस में जुडिशियल काउंसिल्स जो होते हैं उनके सर्किट कोर्ट्स के, दे रेकमेंड इंटरमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शंस, पब्लिक और प्राइवेट डिसिप्लिनरी एक्शन, सस्पेंशन, मे बी रेफरल फॉर देयर impeachment। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन हाउ सीवियर द करंट इशू एट हैंड इज। तो इसको इंडिया में अमेंड करने के लिए यू विल हैव टू अमेंड द जजेस इंक्वायरी एक्ट। प्रॉब्लम यहां पे, क्योंकि ये तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहा है, एंड यू शुड वेरी क्लियरली बाय लॉ, बाय अ स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन मैंडेट कि मेरे असेट्स डिस्क्लोज होने चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज अबाउट टाइमिंग। जब हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में कि जब तक वो स्पीकर डिसाइड कर रहे तब तक 5 साल ही निकल गए, तो फिर वो मैटर ही इनफ्रक्चुअस हो गया ना। इनफ्रक्चुअस मतलब इट डज नॉट मैटर एनी मोर। जैसे हम बोलते हैं यूपीएससी कोर्ट्स में क्या करती है, दे वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स टू कम आउट, फिर वो कोर्ट में आके बोलते हैं कि अरे अब तो रिजल्ट आ गए, अब तो हमने वैकेंसीज फिल कर दी, जिनकी कर दी उनका क्या होगा, पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। दैट इज जेन्युइनली वन ऑफ द प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स दैट दे गिव इन कोर्ट, वी बीन सीइंग फॉर डेकेड्स नाउ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, ये जो पूरा रेजिग्नेशन का लूपहोल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर जजेस रिजाइन कर भी रहे हैं, अब जैसे हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अमेंड किया,
कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट कैन ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन, देयर विल बी सम सेफगार्ड्स इन प्लेस, कि इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटायर्ड है तो उनको तंग करा जा रहा है, उन पे ब्लेम गेम किया जा रहा है. दैट दो सेफगार्ड्स कैन बी बिल्ट इन, but at least something is better than nothing. And then you can broaden the grounds for investigation. आपका ना misbehavior की definition है, ना incapacity की definition है, which is why sometimes people can get away with a technicality. And disciplinary proceedings may involve judges in a very, very institutional and a very structured capacity. And then is when you conclude your answer and you say that at the end of the day, judicial accountability is not an attack on independence. It is the anchor of judicial independence. Judicial accountability है तो judicial independence है. The true meaning of judicial independence, नहीं तो फिर अंदर से shallow है. So in a democracy like ours, where the judges wield immense power, we've been discussing this through the course of this lecture. Silence on their conduct is not neutrality, कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम impartial हैं. It is negligence. And there's a very fine line of difference between neutrality and negligence. और जो ये जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है जो 97 में बना था, उसकी पहली लाइन है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन. उसी में लिखा है कि जजेस को कोई क्लब्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए अननेसेसरीली. अब उसको आप कितना मानते हो वो आपके ऊपर है, बट द फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ दिस स्टिल रिमेन द सेम. दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द एक्सटेंट दैट इट इज. ठीक है. So this lecture covers judicial structure. We've covered 4-5 different topics. We'll move to judicial functioning and ADR and DRM in one go, because judicial functioning is in one line, where we discuss judicial activism, judicial review, activism, a little bit of PIL, a little bit of judicial legislation. I want to fundamentally focus on 142, the power to deliver complete justice, which is far more important this year, and something to do with suo moto, because we've had a very large number of a very large spike in the cases concerning suo moto. And then from a DRM perspective, Arbitration and Reconciliation Act is very important, because the Supreme Court recently has passed an amendment saying that the court has the power to alter the award given by an arbitral mechanism. Mediation Act has been recently passed, and there's been मतलब last time यहाँ से सवाल आया था 10 साल पहले, so you are still hovering around the relevancy range. इसके अलावा लोक अदालत and administrative tribunals were asked only last year, so I would like to focus more on Gram Nyayalay and NGT if needed, and a larger discussion on competency of tribunals, and then we can apply some special arguments to NGT. We'll start pulling up now, because I think the tough parts are done. 70% of polity is also done. This month we're finishing and winding up, so don't worry. I'll see you very soon in the next lecture. Thank you.